तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और आप 25 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप अपनी क्लास 12 की हिंदी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि हम लोगों ने जो क्लास 12 हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होता है आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड, जो आपका 10 नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए आपके गद्य से आते हैं और 5 नंबर के लिए आपका पद से आता है। तो गद्य से रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने 40 गद्य से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर 40 से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ पर हुए थे गद्य के लिए और ये आपका चौथा पार्ट है जिसमें आज हम लोग पद के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन यदि आप लोगों ने अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो आप लोग पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और साथ ही में क्लास 12 हिंदी की जो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का टॉपिक होता है उसमें मैं आपको यहाँ पर 80 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 25 में भी आएंगे और उससे पहले के साल भी जितने थे उसमें भी क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ रहे थे। तो इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। यदि आप अपनी क्लास 12 की हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं या फिर 100 नंबर में से कम 95 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में वीडियो को शेयर भी करिएगा। और इसी प्रकार से जो भी नई वीडियोस आएंगी उनको भी देखिएगा, तभी आप अपनी क्लास 12 की हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग पद से रिलेटेड जो आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं उनको करना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आइए देखते हैं। तो इसमें आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। बताना आपको साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, ये चीज आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन आपके इसमें कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सूरदास, दूसरा दिया गया कबीरदास, तीसरा दिया गया तुलसीदास, चौथा दिया गया नाभादास। यहाँ पर पहले से मैंने मतलब की टिक लगा रखी है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो आपके सूरदास हैं, तो इसीलिए आप लोग पहले वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यामा रचना किसकी है। तो यामा किसकी रचना है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया क्या, पहला ऑप्शन आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका दिया गया महादेवी वर्मा, तीसरा आपका दिया गया राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया निराला। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से बताना है कि यामा रचना किसकी है। अब यहाँ पर जब वीडियो समाप्त होगी तो आप लोग बताएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने आज की वीडियो में करवाए उसमें से कितने के आंसर आपको पहले से पता थे। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताओ कि यामा रचना किसकी है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग वहाँ टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज मात्र 50 रुपीज रखा गया है एक सब्जेक्ट के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किसकी है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किसकी है। पहला ऑप्शन आपका क्या है मुक्तिबोध, दूसरा आपका दिया गिरजा कुमार माथुर, तीसरा आपका दिया गया रामधारी सिंह दिनकर और चौथा आपका दिया गया धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर आपको ये चीज बताना है कि परशुराम की प्रतीक्षा जो आपकी काव्य कृति है वो किसकी है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सभी पहले से भी ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। आप लोग सभी चीजों को याद कर लो अच्छे तरीके से। ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि अष्ट छाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की शाखा से। आपका जो अष्ट छाप कवि है उनका संबंध है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया ज्ञानाश्रयी शाखा से, दूसरा दिया गया प्रेमाश्रयी शाखा से, तीसरा आपका दिया गया राम भक्ति शाखा से और चौथा आपका इसमें दिया गया कृष्ण भक्ति शाखा से। तो सभी लोग बताओ कि जो अष्ट छाप कवियों का संबंध है वो भक्ति काल की किस शाखा से है। तो सभी लोग याद रखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा से उनका संबंध है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। क्या क्वेश्चन है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र,
तीसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल और चौथा ऑप्शन आपका है शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका होगा मुक्तिबोध, और जो आपका चांद का मुंह टेढ़ा जो आपका है वो आपका किसका है, मुक्तिबोध ने मतलब इसकी रचना करी है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और साथ ही में इस पेज पर जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए इनमें से कितने के आपको जवाब पहले से पता थे, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बता दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्या हो जाता है ये देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका हो जाता है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। क्वेश्चन क्या है आपका, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया तुलसीदास, दूसरा दिया गया सूरदास, तीसरा दिया कबीरदास, चौथा आपका दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार से ऑप्शन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे और उसमें से सही जवाब जब आपको अच्छे तरीके से याद होगा तभी आप लोग बता पाओगे। तो सभी लोग याद कर लीजिए कि विनय पत्रिका के रचयिता आपके हैं तुलसीदास जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा वर्ष है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया सन 1938 में, दूसरा दिया गया सन 1943 ईस्वी में, तीसरा आपका दिया गया सन 1936 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया सन 1954 ईस्वी में। तो सभी लोग बताओ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। सही जवाब आपका होगा 1943 ईस्वी में। सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया सेनापति, दूसरा आपका दिया गया बिहारी, तीसरा आपका दिया गया घनानंद, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया बृंद। तो सभी लोग बताओ कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। सभी लोग इसका सही जवाब देना। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा घनानंद। सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आपके घनानंद जी हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपका हो जाता है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपको बतानी है कि कामायनी महाकाव्य में कह सकते हो आप लोग सर्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 9, दूसरा दिया गया 12, तीसरा आपका दिया गया है 17, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया 15। तो सभी लोग को याद रखना है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वो आपकी 15 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसीलिए आप उसका आंसर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें दिया गया है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया। ये चीज आपको बतानी है कि जो आपका रीति काल है इसको श्रृंगार काल नाम आखिर किस कह सकते हो कि किसने दिया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया रमाशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर आपको बताना यह है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो सही जवाब आपका होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इस पेज पर भी जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनमें से कितने के जवाब आपको पहले से पता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है, सभी लोग याद करिएगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो प्रथम वाला क्वेश्चन है ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। चाहे महाकाव्य की बात हो, चाहे प्रथम कहानी की बात हो, चाहे प्रथम उपन्यास की बात हो, ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और जो प्रथम वाले क्वेश्चन होते हैं अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन आपका पद्मावत, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया इसमें रामचरितमानस, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया रामचंद्रिका। तो जो सही जवाब होगा आपका होगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो यहाँ पर माना जाता है। तो सभी लोग इस पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि आदिकाल का एक अन्य नाम आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, आदिकाल का एक अन्य नाम बताना है कि आदिकाल और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है आपका श्रृंगार काल, दूसरा ऑप्शन दिया गया सिद्ध सामंत काल, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया स्वर्ण युग,
और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया अलंकृत काल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो जो आपका आदिकाल है वो आपका सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब हो जाता है कि छायावाद की विशेषता आपको बतानी, क्या बतानी है? छायावाद की विशेषता आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति, और दूसरा ऑप्शन आपका इसमें देगा इतिवृत्तात्मकता, और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपका देगा सौंदर्य और प्रेम, और चौथा ऑप्शन आपका देगा श्रृंगार वर्णन। तो यहाँ पर छायावाद की विशेषता की बात हो रही है, तो सौंदर्य और प्रेम आपका छायावाद की विशेषता है। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी कृति है, आपको ये बताना है। पहला जवाब आपका है इसमें, पहला ऑप्शन आपका है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन आपका बालकृष्ण शर्मा, तीसरा ऑप्शन आपका नागार्जुन, और चौथा ऑप्शन आपका अज्ञे। तो आपको बताना है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी कृति है, आपको ये चीज बतानी है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा अज्ञे। तो इसीलिए आप लोग अज्ञे पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया, यह आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके लिए जो चारण काल का नाम है किसने दिया। पहला ऑप्शन आपका देगा राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन आपका देगा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है राहुल साकित्यायन, और चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको एक अन्य नाम चारण काल किसने दिया। तो उसका जो सही जवाब होगा आपका होगा राम कुमार वर्मा ने। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, और इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इस पेज पर भी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं इसमें से कितने की आपको आंसर पहले से पता है, हम लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।